नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं इस ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बहुत सारी वीडियोस रखने वाला हूँ। दिल्ली फसादात के दरमियान किस तरह जुल्म सितम हुई थी, एक वीडियो वायरल हो रही है जो फसाद मुतासरीन की आई हुई है, वो वीडियो भी मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। आजमगढ़ से शाहीन बाग की तर्ज पर एहतजाज के दौरान 16 साला सलमान को गिरफ्तार किया गया था, उसको ज़मानत मिली है। दिल्ली फसादात के दौरान रागिनी तिवारी नामी एक खातून ने फेसबुक में लाइव बहुत सारी गालियाँ दी थी और अजीब किस्म की जो है वायलेंस और राइट्स वाली जो है बातें की थी, लेकिन वो अभी भी आज़ाद घूम रही। उसकी वीडियो भी मैं आपको सुनाऊंगा और पूछूंगा हुकूमत से कि आखिर इसको गिरफ़्तार क्यों नहीं किया गया। और भी बहुत सारी ख़बरें, इस साल हज नामुमकिन नज़र आ रहा है, इस तरह की ख़बरें आ रही हैं। और यहाँ की कमेटी जो है पैसे वापस करने का तय कर लिया है, इस तरह की भी ख़बरें आ रही हैं। चाइना को लेकर के किस तरह से ट्रंप इस वक्त चाइना के सामने हथियार डालते हुए नज़र आ रहे हैं। लद्दाख में सूरत हाल को लेकर के एक मरतबा फिर चाइना का बयान आया है कि मीडिया में आने वाली चीज़ों को लेकर के हिंदुस्तान गलत फहमी में ना रहे। और भी कुछ अहम तरीन ख़बरें हैं नाज़रीन जो आप लोगों के सामने रखना है। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले। हमारे इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। सच्चा और सच्चाई को होकर हकीकत को दूसरों तक पहुंचाना, दिखाना और जालिम के ख़िलाफ़ खड़ा रहना और मज़लूम के तय बात करना ये बहुत ही ज़रूरी है, चाहे जितनी भी आपको तकालीफ का अंदेशा हो या हो सकता हो। बहरकैफ नाज़रीन आइए, सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ कश्मीर की और जम्मू कश्मीर के उन पहाड़ी इलाक़ों में जहाँ पर इस वक्त जो है गुज़िश्ता 2 दिन से हमारा काम चल रहा है। बरसात भी हो रही है, अलग किस्म का वहाँ पर है, छोटे रास्ते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन की मेहनत से लगातार सफ़र करने के बाद बिलाखिर हमारी टीम पहाड़ की इन ऊंचाइयों पर पहुंची है। आपने बहुत ही ज़्यादा जो है जैसे मैंने अपील की, बहुत सारे लोग आगे बढ़े। सीधी बात के नाज़रीन और जो है अल्हम्दुलिल्लाह 2 बस्तियों में इस वक्त हमारा राशन लगभग 250 से 300 फैमिली के दरमियान तकसीम हो चुका है। इसमें कई उलमा इकराम शामिल हैं, फ़ाज़ इकराम शामिल हैं। ये आप नज़ारा देख सकते हैं कि कितनी दूर दूर से लोग आ रहे हैं और एक ख़वातीन किस तरह से जो है नीचे उतर कर के आ रहे हैं। आप हैरान रह जाएंगे कि जो है एक ही जगह जमा करने के लिए भी पूरी मेहनत होनी पड़ती है, हमें पूरा ये फैलाना पड़ता है, इसलिए कि घर दूर दूर हैं और इस कदर पहाड़ों पर हैं। आप तस्वीर देख कर के अंदाज़ा लगाते हैं कि कितनी ऊंचाई पर एक घर है। इन लोगों को एक जगह जमा करना, फिर उन तक राशन पहुँचाना और लगातार उसके पीछे एक लंबी मेहनत थी और अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 2.5 और 3 महीने से हमारी टीम कर रही है। और आप सिर्फ तस्वीर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी जो रकम, आपका जो ताउन यहाँ तक पहुँच रहा है, किस तरह जो है मुस्तहिक़ीन तक वो पहुँचाया जा रहा है। ये वीडियो आप देखें कि जो बरसात में भी जो है हमारे लोग जाना नहीं छोड़ा और लगातार 3, 4, 5 घंटे का सफ़र, इसलिए कि इन बस्तियों में उतना राशन मिलता भी नहीं है। हमें एक तो सबसे पहले इसको जो है ख़रीद करके एक जगह इकट्ठा करना पड़ता है, फिर बस्तियों को जो है वहाँ से भिजवाना पड़ता है और हमें एक पूरी तरह तफसील भी इकट्ठा करनी पड़ती है कि एक गांव में कितने लोग हैं और क्या क्या ज़रूरतमंद है, किस तरह की सख्त वहाँ ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है। फिर उसी के मुताबिक हम लोग राशन को वहाँ पर जो है तकसीम करते हैं, उसी की तरह ख़रीदारी करते हैं। मैं आप लोगों के लिए दुआएं भी हुई हैं, जो लोग सीधी बात के नाज़रीन हैं और सीधी बात के लिए भी हैं। हम कुछ दुआ या कलिमात आपको सुनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 2 बस्तियों पर पहुंच गई है, तीसरी बस्ती की तैयारी जारी है, चौथी बस्ती के लिए अभी थोड़ी सी इमदाद की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो भी पहुंच जाएगी कुछ दिनों में, तो इंशाअल्लाह वहां तक पहुंच जाएंगे। फिर उसके बाद हम इस सिलसिले को रोक देंगे। फिर आगे जब अल्लाह ताला जब रास्ते खोलेगा तो इंशाअल्लाह जो है बकिया बस्तियों के बारे में सोचा जाएगा। आप देख लीजिए, ये तस्वीरें हैं जहाँ पर आपकी जो है इस वक्त ये रकम पहुंचा चुकी है। बहुत सारे लोगों ने वादा भी किया था कि हम पहुंचा देंगे 2-3 दिन में, उसी पर भरोसा करते हुए हम लोगों ने पहले ही राशन ख़रीद के रख लिया था कि जो है जो ज़्यादा ज़रूरतमंद है उनको लोगों के वादे के मुताबिक चाहे देर से पहुंच जाए, लेकिन हम उन तक जो है राशन पहले पहुंचा देंगे। इस वजह से जो है हमने राशन की पहले ख़रीदारी भी कर ली है। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी
तीसरी बस्ती भी चली जाएगी और चौथी बस्ती को भी इंशाल्लाह। एक बस्ती की जानिब जो है हमारी गाड़ी रवाना हो चुकी है, शायद कल सुबह तक वहाँ पहुँचे, इसलिए कि पहाड़ी इलाका है, धीरे चलना पड़ता है, बरसात भी हो रही है और तंग रास्ते हैं, लोगों को जमा भी करना है। बहरकैफ मैं पूरी टीम के लिए फिर एक मरतबा शुक्रिया अदा करता हूँ और जिन लोगों ने इनके लिए ताउन के लिए अपना दस्ते ताउन बढ़ाया और इनका ख्याल किया, ऐसी बस्तियों को जिस बस्तियों में कोई पहुँचता नहीं है, बल्कि यूँ समझिए कि हिमालय की ऊँट में इस वक्त ये लोग बसते हैं। हमारी टीम अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ तक भी पहुँच गई है। ये महज अल्लाह ही का करम है, उसी का फजल है कि टीम इस तरह से है पूरी जस्तजू के साथ, पूरी जद्दोजहद के साथ इन पहाड़ी इलाकों में पहुँचने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि इन लोगों से जो भी दुआएँ निकलेंगी हमारे लिए भी, और जो लोग ताउन कर रहे हैं और जिनका ताउन करने का इरादा है, जो ताउन का इरादा रखते थे लेकिन नहीं कर सके, उन तमामों को ज़रूर इसकी दुआ लगेगी। भाई नाज़रीन, दुआएं तो बहुत लंबी हुई हैं, पूरा सुना नहीं सकते इसलिए कि दूसरी खबर रखनी है आपके सामने, इसलिए एक 2-3 सेकेंड की दुआ आप लोगों के लिए जो की गई है वो इसकी थोड़ी सी क्लिप सुन लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ इंशाअल्लाह। और बिलखुसूस जो तेरे बंदे हैं जिन्होंने ये ताउन किया है, माउनत की है और मुल्क और बैरून ममालिक से की है, अल्लाह उन सब की उम्रों में बरकत अता फरमा, कारोबार में बरकत अता फरमा। हम सब की टूटी फूटी दुआओं को महज अपने फजल करम से हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में कबूल और मंजूर फरमा और हमारे तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा और जो मुआविनीन हैं उनके तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। मौलाना अंसार अजीज़ साहब, मौलाना शकील साहब को बेहतरीन बदला इनायत फरमा, दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। चाहे वो मुल्क में हैं या बैरून ममालिक हैं, और उनके रुफ़क़ा और बिलखुसूस हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे उलमा, पूरे जम्मू कश्मीर के जितने उलमा हैं और उनमें नुमाया मौलाना शकील उर रहमान नदवी साहब मद्दज़िल्लुहुल आली, उनका एक अहम हाथ रहा कि गुरबा तक, यतामा तक, मुस्तहिकीन तक ये राशन पहुँचे ताकि लोग इन हालात में किसी के मोहताज न बने। तो हम इस मौके पर उनका दिल की अमीर गहराइयों से सीधी बात चैनल, उनके नाज़रीन और उनके तमाम जो मुल्क और बैरून ममालिक जो मुहिब्बीन हैं, चाहने वाले हैं, हम उनका दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रगुजार हैं और हम सब उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन तमाम नाज़रीन को, मुआविनीन को, मुहिब्बीन को, मौलाना अंसार अजीज़ नदवी साहब को, मौलाना शकील उर रहमान साहब को, अल्लाह तमाम उलमा को सबकी जायज़ हाजात को अल्लाह पूरा फरमाए और मुल्क और बैरून ममालिक से जो लोग ये ताउन कर रहे हैं और यहाँ तक उनकी मावनत से ये सामान पहुँच रहा है, अल्लाह ताला दोनों जहान की खुशियाँ उनको नसीब फरमाए, उनके कारोबार में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके जान माल का अल्लाह हिफाजत फरमाए और उनकी अल्लाह ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए और हमारे उलमा का साया हमारे सरों पर तादेर कायम दायम फरमाए। अल्लाह इस वतन अजीज़ की हिफाजत फरमाए। नाज़रीन, आइए रागिनी देवी की बात करते हैं। रागिनी तिवारी, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि दिल्ली में जो फसादात हुए वो मुनज़्ज़म और साजिश के तहत, उसको फसादात तो नहीं कर सकते बल्कि एक मुनज़्ज़म तौर पर मुसलमानों का क़त्ल-ए-आम कहा जा सकता है। चाहे पुलिस जिस तरह की भी बयान करे और जिस तरह की भी चार्जशीट दाखिल करे और जिस तरह के भी इल्ज़ामात लगाए, इसलिए कि हकीकत वही है जो हम आँखों से देखते हैं। बहरकैफ उनकी तहकीक अपनी जगह पुलिसों की वो किस अंदाज में कर रहे हैं। आप यहाँ देखिए, ये रागिनी तिवारी है। फसादात के दौरान शाहीन बाग में जिस वक्त इलेक्शन, माफ़ कीजिएगा, शाहीन बाग में जिस वक्त एहतिजाजात चल रहे थे CAA के ख़िलाफ़, NRC के ख़िलाफ़, उस वक्त लगातार ये खातून जो है नफ़रत फैला रही थी, लेकिन अभी भी ये आज़ाद है। इसकी बातों को सुने और आप लोग ख़ुद पुलिस से पूछें कि ये खातून क्यों अभी तक आज़ाद घूम रही है। जिन लोगों ने पुरअमन तरीक़े से एहतिजाज किया उनको उठा कर के UAPA और 7 क़वानीन के तहत आप गिरफ़्तार कर रहे हैं और ये लोग फेसबुक में लाइव आकर के मुसलमानों को मारने की, उन पर न जाने किस किस तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं। शाहीन बाग को लेकर के कितना कराहत वाला जुमला इस्तेमाल किया इस औरत ने, ख़ुद औरत ज़ात होकर के दूसरी औरतों को किस तरह का इल्ज़ामात आयद कर रही है। आप इसकी ज़बान से सुने और इसकी सोच की गलाजत का अंदाज़ा लगाएं, फिर पुलिस से पूछिए कि आखिर वो इस औरत को गिरफ़्तार क्यों नहीं किया। इसका नाम है रागिनी तिवारी और हो सकता है आप में तो जो है आप इसके ख़िलाफ़ भी शिकायत दर्ज करते हैं, जैसे करें, इसलिए कि फेसबुक भी इसकी ये वीडियो पाई जाती है। मैं जनक की धरती की बेटी रागिनी तिवारी, लोग मुझे जानकी बहन कहते हैं। मैं जाफराबाद की शेरनी, भगवा पहन के, भगवा लगा के शेरनी की तरह घूम रही हूँ।
मैं शहीनबाग की शेरनी सफूरा की कहानी कह रही हूँ। अभी वो कुंवारी माँ बन के तिहाड़ में बैठी हैं। शहीनबाग में धंधा चल रहा था, वहां कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रही थी। हम जाफराबाद में प्रोटेस्ट हो रही थी, जाफराबाद खाली करा दीजिए, हम चले जाएंगे। तब कुछ कठमुल्लों ने एक झूठी वीडियो बना के वायरल किया। पर मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की भक्त हूँ। मुझे उस परमात्मा पर, भगवान राम पर पूरी भरोसा थी और भगवान राम जल्द ही, तुमने झूठी लगाया मुहर के साथ शहीनबाग की सफूरा शेरनी गर्भवती हैं और कुंवारी मां बनने की तैयारी में तिहाड़ जेल में है। कठमुल्लो बलात्कारी के अनुयायी कैसे होंगे? हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भक्त हैं। हे भारत के भाइयों, हिंदू भाइयों, सनातनियों, धर्म के लिए आ गया और जाति से कोई मतलब नहीं है, हम लोग सनातनी हैं। ये कठमुल्ले, तुम लोग झूठ पर जीवन बिताते हो, हम लोग सच पर जीवन बिताते हैं। मैं पहले भी कह चुकी हूं, हम सनातनी योद्धा हैं। सनातनी योद्धा कुकर्म नहीं कर सकते। कठमुल्ले, जब जब देश की बात होगी, धर्म की बात होगी और तुम लोग इसके खिलाफ साजिश करोगे, लठ लेके खड़ी मिलूंगी। रागिनी तिवारी नाम है मेरा, भगवा पहचान है मेरी। जय श्री राम भाइयों। परमात्मा के घर में देर है अंधेर नहीं। आज उस भगवान श्री राम पर मुझे पूरी तरह भरोसा थी और मुझे जो चाहिए वो मिल गया। तुम झूठी वो अफवाह फैलाए, सच में तुम्हारी दीदी सफूरा दीदी गर्भवती है, तिहाड़ जेल में है। बेकार अपने मम्मी का हल्ला करवा दिया। ऑटो में बैठा के सफूरा दीदी को बैठा देता, सुंदर थी, जवान थी, एक में ही दोनों काम चल जाता। जय श्री राम भाइयों, जय भारत माता, वंदे मातरम, जय जानकी। नाज़रीन, आइए एक और वीडियो में आपको दिखाना चाहता हूं कि हवाई जहाज की कंपनियां किस तरह से जो है वो इस्तेहसाल कर रहे हैं गरीबों की, मजदूरों की, मुसाफिरों की। इस वीडियो को सुनने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि जो है किस तरह हवाई जहाज़ अचानक कैंसिल हो जाते हैं। कैंसिल हो जाने के बाद जो बड़ी मेहनत से पैसा इकट्ठा करके एक टिकट खरीद रहे होते हैं, उनको पैसा वापस भी नहीं करते, रिफंड। और दूसरी जो है तैयारी की टिकट करने के लिए कहते हैं, जब वो भी हो जाती है तो वो भी कैंसिल हो जाती है। फिर इसी तरह जो है मुख्तलिफ जो है हवाई जहाज़ की कंपनियां जो है लोगों का इस्तेहसाल कर रही हैं, उनको रिफ़ंड भी नहीं कर रहे हैं, उनको परेशान कर रही हैं। इस वीडियो से देख कर के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसलिए कि अगर आप हवाई जहाज़ का अगर सफ़र तय कर रहे हैं तो सबसे पहले देख लीजिएगा कि जो है आपको अगर कोई फ़्लाइट कैंसिल होती है तो कहीं उसका रिफ़ंड होगा या नहीं होगा। अगर नहीं हो रहा है, इसलिए कि अक्सर फ़्लाइट जो है इस वक्त कैंसिल हो रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। और ऐसे लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है जो अपनी जमा पूंजी किसी तरह जमा करके अपने गांव लौटना चाहते हैं और वो इन तैयारों का इस्तेमाल करके अपने गांव जाना चाह रहे हैं, लेकिन उनको अचानक फ़्लाइट के कैंसिल होने की वजह से पैसे नहीं मिल रही है। आप ये जो इस वक्त बहस हो रही है कंपनी के टिकट काउंटर में मौजूद लोगों से, तो आप ये सुनिए और अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह इस्तेहसाल हो रहा है। लेते हैं और जब आओ ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ऐसा है, वैसा है। गरीब आदमी लोग कितना तकलीफ में जी रहे हैं, लेबर मजदूर लोग कितना मुसीबत करके पैसा इकट्ठा करके टिकट किया है। गलती तुम्हारी है, गलती तुम्हारी है। पॉलिसी की बात कर, कौन सा पॉलिसी चल रहा है? हमने स्पाइस जेट में कांडला के लिए टिकट बुक करवाया था। पहले 17 तारीख को बुक करवाया था, वो कैंसिल हो गया। फिर बोला दूसरा टिकट लेना है, हमने बोला भाई सेम पैसे में मिलेगा, तो बोला नहीं, इसका चार्जेस कुछ अलग लगेगा। उसके बाद फिर हमने पैसा भरा है और अभी कल हमको मैसेज आया भाई आपका ओके है टिकट। और आज अभी यहाँ आगे 2000 रुपये हम लोग भाड़ा खर्च करके आए उल्लासनगर से। उल्लासनगर से यहाँ आने में हमको 2000 का भाड़ा लगा है। अभी 2000 जाने का हमने तो टैक्सी रिलीव कर दिया। अब हम पैसा कहाँ से लाए? ना तो ये लोग बोलते यहाँ आके बोलते कैंसिल हो गया प्लेन, नहीं बुझ कर दूसरों को दूसरा प्लेन का एडजस्टमेंट करके दे रहे हैं। आई एम कैंसलिंग माई टिकट। ओके, फर्स्ट टिकट वॉज ऑन 18th of March, 26th of March, then the 26th of April, 28th of April, and then 26th of May, and again on 1st of June. This is 5 बार मैं ये टिकट कैंसिल कर रहा हूँ और ये यहीं पे 2 टिकट है, 26 का भी है, 1st का है। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई नहीं। 2 घंटे के ऊपर है, 2.5 घंटे खड़े हैं यहाँ पर लाइन पे। कौन सी एयरलाइन का टिकट है आपका? इंडिगो। बेसिकली मेरा फ्लाइट 25th का बुकिंग है। मैंने बुक किया था फ्लाइट 2 जन के लिए,
It was because emergency and there was a death in my home. But नाज़रीन, आइए दिल्ली फसादात में जो कुछ हुआ वो सब लोगों के सामने है। बहुत सारी कहानियाँ ऐसी हैं जो सामने निकल कर के नहीं आई। उनके साथ जो जुल्म सितम हुआ वो निकल कर के सामने नहीं आया। IAMC नामी जो है एक तंजीम, जो इंडियन मुस्लिम और मुख्तलिफ़ किस्म की ये तंजीमें हैं, उस तंजीम ने जो है इसको रिकॉर्ड किया था। वो वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है और इस वजह से भी इस वक्त वायरल हो रही है क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है इस वक्त लगातार दिल्ली फसादात को लेकर के उसमें जो मुलव्वस थे उनकी चार्जशीट दाखिल करती जा रही है। लेकिन उस चार्जशीट में जिस तरह के इल्ज़ामात आयद किए गए हैं, बिलखुसूस मुस्लिम ऐसे लीडरान को जिनको गिरफ़्तार किया गया है और जिन पर फसादात फैलाने की नाम वगैरह लगाए जा रहे हैं, वो लोग लगातार एक ऐसी कम्युनिटी जो वाकई में जुल्म का शिकार हुई उस कम्युनिटी को जो है छोड़ रही है। उन पर जिन लोगों ने हमला किया उनकी कोई कहीं नाम नहीं है। 200 के करीब बलवाइयों ने, दहशतगर्दों ने, अस्करियत पसंदों ने दीगर इलाकों से आकर के मुस्लिम इलाकों को निशाना बनाया था और उनके साथ किस किस तरह का जो रवैया इख्तियार किया गया था, ये देखिए इस वीडियो में एक एक शख्स ने किस तरह का बयान दिया है। इसके बावजूद जो है पुलिस की जो चार्जशीट कहती है उसका हक से और उसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा महसूस होता है। आप इस वीडियो को देख कर के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है सच्चाई क्या है और इस वक्त जो है तहकीक किस तरह से की जा रही है दिल्ली फसादात की। चाहता हूँ आप लोगों को आप सुने भी और दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें। IAMC के जो है शुक्राने के साथ जो है मैं ये वीडियो आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूँ। एक ही कम्युनिटी को टारगेट करके उनके ऊपर हमला किया गया। मेरे साथ मारपीट हुई और पूरी बस्ती जला दी मुसलमानों की। बस कसूर है मुसलमान है बस, और क्या। चेक कर रहे हैं, हैंड खोल खोल के देख रहे हैं, उसके बाद मार रहे हैं। बताइए क्या है? गाजियाबाद से आ रहे थे नाना को देखने के लिए। फिर नहीं पता हमें उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम तो बस इंतजार ही कर रहे हैं कि वो 5 मिनट पूरे नहीं हुए अभी तक। जो मेरी वाइफ है उसकी सिस्टर रहती है, मैं वहाँ से आ रहा था तो मैं मेन रोड से ना आके मैं गली में से निकला और मैंने उधर से जाना बेहतर नहीं समझा क्योंकि उधर से आवाज़ें आ रही थी, जय श्री राम ऐसा करके कुछ आवाज़ें आ रही थी। तो मैं बीच में से निकल के आया और जैसे ही मैंने गली पार करी, एकदम गली पार करते के साथ ही एक अंधेरे में गोली आई और मेरे लगी। अब किसने मारी किसने नहीं, लंबी गोली है, राइफल की गोली है। 20 से 25 लोग थे और ठीक 7:45 बजे मेरे ये साथ में पहले अच्छे से लूटपाट की गई है, कुछ नहीं छोड़ा। उसके अंदर जो काम की चीजें थी सारी निकाल ली गई। उसके बाद में जो उनके मतलब की चीज नहीं थी उनको आग के हवाले कर दिया। पहले तो हमें कुछ गुंडों ने आन के डरा के भगा दिया, फिर बाद में हमारा मकानों में आग लगा दी, दुकान में मकानों सब में आग लगा दी है। किसी ने गिरवान पकड़ के बाहर निकाल लेके, बाहर निकलो आग लगानी है मकान में। बाहर ला के मेरे को बजाना शुरू करा और फिर थोड़ी घरवाली को तेल छिड़कना शुरू कर दिया ऐसे दोनों तरफ को। थिनर था उन लोगों पे। उसके बाद में घरवाली को निकालने में देर लगी कुछ बार, तो थिनर जरा उड़ जाता है जल्दी। फिर उन्होंने कपड़े इकट्ठे करके जितने घर में से हाथ लगे उनके उसमें रख के आग लगाई। फिर उसी में से जलते हुए दूसरे बेड पे अंदर भी रख दिए। तो हम वहाँ थोड़े से लोग हैं, 20 एक घर मकान है हमारे, बाकी वो लोग ज्यादा, उन्होंने हमको मार पीट के भगा दिया वहां से। वो चाहते हैं इनको भगा देंगे, मकानों पर कब्जा कर लें, आग लगा दी। नाज़रीन, इसी तरह आइए एक फ़ोटो देखिए इस वक्त जो आप लोगों के सामने नज़र आ रही है। ये है सलमान, इसकी उम्र है 16 साल। शाहीन बाग की तरफ से मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, मुख्तलिफ़ रियासतों में, मुख्तलिफ़ अज़ला में, मुख्तलिफ़ ताल्लुक़ों में, मुख्तलिफ़ देहातों में, मुख्तलिफ़ रियासतों के अक्सर राजधानी में जो है CAA और INR शाहीन बाग के तरफ से एहतजाजात हुए। उस दरमियान में जो सुल्ब सितम हुआ, जिस तरह की पकड़ धकड़ हुई, पूरी दुनिया के सामने है। इसी में से आज़मगढ़ में बिलारियागंज नामी इलाके में भी शाहीन बाग की तरफ से एक एहतजाज हुआ था। वहाँ पर सलमान को गिरफ़्तार कर लिया गया था और ये 16 साल का लड़का है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 4 महीने के बाद इसको ज़मानत मिली है। और ये क्यों गिरफ़्तार किया था?
किया गया था सिर्फ इस वजह से कि ये CAA NRC के ख़िलाफ़ शाहीन बाग के तर्ज से आज़मगढ़ में जहाँ पर एहतिजाज हो रहा था उसमें शिरकत की थी। अब आप अंदाज़ा लगाएं, आप अपनी बात को भी लोगों के सामने नहीं रख सकते, अपने हुकूक के बारे में बात नहीं कर सकते। 16 साल लड़की को भी उठा करके पुलिस गिरफ्तार कर रही है। तो जो मानसिकता इस वक्त बनी हुई है पुलिसों की, उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहर के नाज़रीन, आइए कुछ और ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। और वो ख़बर इस वक्त मुझे सबसे पहले जो आप लोगों के सामने रखना है वो 2020 के हज को लेकर के है। ये अंदेशे ज़ाहिर किए जा रहे हैं, इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि जो है शायद ही इस साल जो है हज हो सकेगा। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से पैदाशुदा सूरत हाल के पेश नज़र सऊदी अरब हुकूमत की जानिब से हज 2020 के बारे में वाज़ेह ऐलान न किए जाने के बाद हज कमेटी ऑफ इंडिया ने आज़मीन हज को जमाशुदा 100% रकम वापस करने की पेशकश कर दी है। इस दरमियान महाराष्ट्र हज कमेटी के चेयरमैन ने मुतालबा किया है कि 5 महीने रकम रखने के इवज़ आज़मीन हज को मुआवजा भी दिया जाए। मीडिया ज़राए के मुताबिक हज कमेटी ऑफ इंडिया की चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर मकसूद खान ने एक एलामिया जारी करते हुए मुत्तला किया है कि सऊदी अरब ने 13 मार्च को मुत्तला किया था कि इमसाल हज के सिलसिले में फ़िलहाल कोई फ़ैसला नहीं किया गया और आर्जी तौर पर हज 2020 को मुलतवी कर दिया गया है। लेकिन इसके बाद गुज़श्ता 3-3.5 महीने में हुकूमत सऊदी अरब ने कोई राब्ता नहीं किया। इसके पेश नज़र हज कमेटी ने उन आज़मीन हज की रकम बिला कटौती वापस करने का फैसला कर लिया है। इस ताल्लुक से एक फॉर्म जारी किया गया है जिसके जमा करने के बाद रकम लौटा दी जाएगी। इस ऐलान के बाद महाराष्ट्र हज कमेटी के चेयरमैन जमाल सिद्दीकी ने मुतालबा किया है कि जनवरी 2020 में कुरानंदाजी के बाद जिन आज़मीन हज को मुंतखब किया गया था उन्हें रकम की अदायगी के साथ साथ मुआवजा भी दिया जाए। उन्होंने मरकज़ी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी को एक मकतूब भी रवाना किया है जिसके बारे में बताया गया है। तो नाज़रीन, इमसाल जो आज़मीन हज जो हज करने का इरादा रखते थे वो तय कर लें कि जो है शायद जो है इस साल हज करने की इम्कानात नहीं है, इसलिए कि अभी तो 1-1.5 महीना 2 महीना बाकी है। तो इससे में इस तरह से जो है ऐलानात हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक जो है किसी तरह का ऐलान नहीं हुआ है सऊदी अरब के हज के इंतज़ामिया की जानिब से। बहरहाल नाज़रीन, आइए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की ऐसी खातून टीचर की जो इस वक्त सुर्खियाँ बटोर रही है और अखबारात में जो छाई हुई है। उत्तर प्रदेश में खातून टीचर के कारनामे से हर कोई हैरान व शशतर है। दरअसल अनामिका शुक्ला नामी एक टीचर कई महीनों से 25 स्कूलों में एक साथ काम कर रही थी और एक डिजिटल डाटाबेस होने के बावजूद उन सभी स्कूलों से मजमूई तौर पर 1 करोड़ रुपए की तनख्वाह लेने में भी कामयाबी हासिल कर ली। अब सभी ये सोचने पर मजबूर है कि आखिर ऐसा मुमकिन किस तरह हुआ। मीडिया जराए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक अनामिका शुक्ला उत्तर प्रदेश के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के GBV में काम करने वाली कुल वक्ती साइंस टीचर थी और अंबेडकर नगर, बागपत, अलीगढ़, सहारनपुर और प्रयागराज जैसे अजला के कई स्कूलों में भी एक साथ काम कर रही थी। काबिल जिक्र है कि KGBV कमजोर तबकात की लड़कियों के लिए चलाया जाने वाला एक रिहायशी स्कूल है जहाँ टीचर्स को मुआहदे के तहत मुकर्रर किया जाता है। उन्हें फी माह तकरीबन 30,000 रुपये की अदायगी की जाती है। जिले के हर ब्लॉक में कस्तूरबा गांधी स्कूल है। अनामिका ने उन्हीं स्कूलों से तनख्वाह की शक्ल में फरवरी 2020 तक 13 महीनों में 1 करोड़ रुपए लिए हैं। ये मामला उस वक्त सामने आया जब टीचर्स का एक डाटाबेस बनाया जा रहा था। मानव सेवा पोर्टल पर टीचर्स की तफसील जब जमा हुई तो उस पर उनके इनफरादी रिकॉर्ड, स्कूल से जुड़ने और प्रमोशन की तारीख की भी डाली गई। एक बार जब मुकम्मल रिकॉर्ड अपलोड हो गया तो पाया गया कि अनामिका शुक्ला का नाम यकसां तफसील के साथ 25 स्कूलों में फहरिस्त बंद था। मामला सामने आने के बाद स्कूली तालीम के डायरेक्टर जनरल विजय किरण आनंद ने बताया कि इस सिलसिले में तफसील पता लगाने के लिए जांच चल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि हैरत अंगेज है कि टीचर अनामिका शुक्ला उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में टीचरों की मौजूदगी की निगरानी किए जाने के बावजूद ऐसा करने में कामयाब हुई। उन्होंने बताया कि टीचर से अभी राब्ता नहीं हो पाया और उनकी तलाश जारी है। सभी स्कूलों में रिकॉर्ड के मुताबिक शुक्ला 1 साल से ज्यादा वक्त तक उन स्कूलों के रोल पर थी। मार्च में इस टीचर के बारे में शिकायत पाने वाले एक अफसर ने हैरानी जाहिर करते हुए कहा कि एक टीचर अपनी मौजूदगी को कोई जगह कैसे जाहिर कर सकती है जबकि उन्हें प्रपन्ना पोर्टल पर ऑनलाइन मौजूदगी दर्ज करनी होती है। मैनपुरी की रहने वाली अनामिका शुक्ला को आखिरी बार फरवरी में रायबरेली के KGBV में काम करते हुए देखा गया था। उसी वक्त उनकी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। बहरकैफ नाज़रीन, अलग अलग किस्म से लोग होते हैं, न जाने कितने लोग किस किस तरह से कहाँ नाम दर्ज करवाएं और फिर सैलरी उठाएं और तनख्वाह उठाएं। अब ये देखना है कि जो अनामिका शुक्ला ने जो है किस तरह से उसने जो है तमाम स्कूलों में बैक वक्त नाम दर्ज करने में कामयाब रही और किस तरह वो इन तमाम चीज़ों को संभालती रही। फिलहाल उनकी जांच हो रही, इस तरह की खबरें सामने आ रही है।
नाज़रीन आइए, मेनका गांधी के खिलाफ केरला में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। हाँ, जिसने हथनी की मौत को लेकर के हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश की, झूठी खबर फैलाई और फिर नफरत फैलाने की कोशिश की। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट मेनका गांधी के खिलाफ केरला में इस वक्त एफआईआर दर्ज हो चुकी है, माहौल को परागंदा करने और गलत खबर फैलाने की वजह से। आइए नाज़रीन, एक और खबर की जानिब बढ़ते हैं और वो खबर इस वक्त जो आप लोगों के सामने रखना है, फेक न्यूज़ फैलाने के इल्ज़ाम में विनोद दुआ के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया गया है और मामला दर्ज करने वाली बीजेपी पार्टी है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने फेक न्यूज़ नष्ट करने के इल्ज़ाम में सीनियर सहाफ़ी विनोद दुआ के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मिस्टर दुआ ने फेसबुक पर जुमा की रात उसकी इत्तला दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मेरे खिलाफ दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच में एफआईआर दर्ज कराई। मिस्टर कुमार ने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो जारी करके कहा है कि सहाफत के नाम पर जिस तरह का जहर दिया जा रहा है वो सबसे खतरनाक है। उन्होंने कहा कि मिस्टर दुआ सीनियर सहाफ़ी हैं, लेकिन न जाने उनके दिमाग में क्या मायूसी है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मुखालिफत करते करते मुल्क की मुखालिफत करने लगे हैं। उन्होंने कहा कि सहाफत के नाम पर जिस तरह का जहर फैलाया जा रहा है उससे दुनिया में हिंदुस्तान की छवि खराब हो रही है। अभी तक दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, लेकिन उनके खिलाफ दफात मजीद सख्त होनी चाहिए और उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ये बीजेपी के एक लीडर ने बयान किया है। तो नाज़रीन, आप लोगों के सामने वाज़ेह तौर पर है कि आप कुछ लीडर्स बचे हुए हैं, कुछ सहाफ़ी बचे हुए हैं जो है इस वक्त अपना एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना करके हक और हक़ाइक़ को, सच और सच्चाई को पेश करने की कोशिश करते हैं। उसमें से एक नाम विनोद दुआ का भी है। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो पहले मेन स्ट्रीम मीडिया में काम करते थे, लेकिन वहाँ उनके आखाओं के दम पर, उनके इशारों पर जब काम होने लगा, स्क्रिप्ट तैयार होने लगी, तो वो लोग जो है उन लोगों को खैराबाद किया या फिर उनको जो है सच बोलने की वजह से निकाला गया, इस्तीफ़ा लेने पर मजबूर किया गया। ऐसे बहुत सारी शख्सियात हैं जो इस वक्त हकीकत बयान करें। इसमें से एक नाम विनोद दुआ का भी है। आप लोग भी उनके प्रोग्राम देखते होंगे। वो जो है पूरी तरह से जो है छांट करके जो है सामने लाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है कि जो है वो मोदी के ख़िलाफ़ भी बोले होंगे, तो अब उसको जो है ऐसी चीज़ से जोड़ करके देखा जाने लगा है कि जो है वो मुल्क के ख़िलाफ़ है और गद्दारी कर रहे हैं। इस तरह कह करके जो है मामले दर्ज कराने की कोशिश की जा रही है और ये बीजेपी लगातार ऐसे सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ करती आ रही है। इस बात से जो है कोई अचंभे वाली बात नहीं है कि ये तो पहले ही होना चाहिए था, शायद देर से हुआ। और ऐसे बहुत सारे लोगों के ख़िलाफ़ इस वक्त जो है शिकायतें दर्ज हो रही हैं जो सच और सच्चाई लोगों के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर उनके ख़िलाफ़ जो है उनके मेन स्ट्रीम मीडिया में जो लोग काम कर रहे हैं उनको जो निकालने पर मजबूर किया जा रहा है। बहुत सारी ऐसी खबरें सामने आ चुकी हैं। नाज़रीन, ट्रंप की बात करते हैं। ट्रंप के रवैये में अचानक चीन को लेकर की कुछ तब्दीली नज़र आ रही है, जो इस वक्त जो है उनके हथियार डालने पर जो है चीन के सामने उनके हथियार डालने को लेकर के तबसरा हो रहा है। कोरोना वायरस इन्फेक्शन को लेकर गुज़िश्ता दिनों अमेरिकी सदर ट्रंप ने चीन को खूब तनकीद का निशाना बनाया और यहाँ तक कहा कि ये वायरस चीन की तरफ से दुनिया को सबसे बड़ा तोहफा है। ट्रंप की तनकीद और उनके जरिए लगाए गए इल्ज़ाम से चीन काफ़ी नाराज़ रहा और सरकर्दा लीडर ने कई बार बयानात के जरिए अमेरिकी सदर पर हमला बोला, लेकिन अब चीन के मामले में ट्रंप का रवैया काफ़ी बदला हुआ नजर आ रहा है। जुमा के रोज़ एक बयान में उन्होंने कहा कि वो दुनिया और चीन के साथ मिलकर काम करने के लिए राज़ी हैं। अमेरिकी सदर ने अपने बयान में कहा कि हम दुनिया के साथ काम करें, हम चीन के साथ भी काम करेंगे, हम सबके साथ मिलकर के काम करेंगे, लेकिन जो हुआ वो कभी नहीं होना चाहिए था। यहाँ काबिल गौर ये है कि अमेरिका ने हाल ही में चीन की तैयारा कंपनियों पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने का ऐलान किया था, लेकिन जुमा को ट्रंप इंतजामिया ने यह भी कहा कि अमेरिका अब चीनी तैयारा कंपनियों को अमेरिका के लिए महदूद तादाद में परवाज की इजाज़त देगा और उन पर मुकम्मल पाबंदी आयद नहीं करेगा। चीन में लगी पाबंदियों की वजह से अमेरिकी कंपनियों यूनाइटेड और डेल्टा को दोनों ममालिक के दरमियान आमदोरफ्त को रोक दिया गया था। महकमे ट्रांसपोर्टेशन ने कहा है कि अमेरिका चीनी तैयारा कंपनियों को अमेरिका और चीन के दरमियान हर हफ्ते कुल 4 यानी 2 राउंड परवाज़ों की इजाज़त देगा। नाज़रीन, ये खबर इस वक्त सुर्खियों में इसलिए आ रही है कि ट्रंप ने जो है अचानक अपना लहजा बदल लिया है चीन को लेकर के, जो लॉकडाउन के दरमियान में और फिर कोरोना वायरस को लेकर के जिसके दरमियान बहुत ज़्यादा जो है दूरियां पैदा हो रही थी और खलीज पैदा हो गई थी और लगातार बयानबाजियों का जो है सिलसिला चल निकला था और एक दूसरे को दिखाने की और नीचा दिखाने की कोशिशें हो रही थी। ऐसे हालात में जबकि जो है अमेरिका के जो हालात इस वक्त एक सियाफाम को मारने के बाद जो हैं वो अलग है और लगातार कोरोना वायरस की वजह से अमवात का सिलसिला भी चल निकला है। ऐसे में जो है ट्रंप का टोन बदलना, इस बात को लेकर के जो है सोशल मीडिया में कहा जा रहा है कि क्या ट्रंप ने चीन के सामने हथियार डाल दिए। भाई नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आपसे शाम में मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के तबसरे के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।